आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन की। भारत में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत कुछ कामयाब हुआ, बहुत कुछ फेल भी हुआ। जैसे पिछले 10.5 साल में हो रहा है, स्टेट्स में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक किस्म का गदर मचा हुआ है। हिंसा और हत्या, नफरत का बोलबाला है। हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, जगह जगह शिवलिंग खोदे जा रहे हैं। हिंसा और वायलेंस समाज में जोड़ने की बजाय बिखराव हो रहा है, टूट रहा है समाज। कुछ टाइम तक जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि ये संविधान उतना ही अच्छा है जितने ये इसको इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं, आदमी हैं, लीडर हैं, और ये उतना ही गलत है, बेकार है जितने इसको इस्तेमाल करने वाले लीडर हैं। तो आज पिछले 10.5 साल में इस संविधान को इस्तेमाल करने वाले निपट बेवकूफ़ और नालायक लीडर हुए, जिन्होंने पिछले 10.5 साल में दंगा फसाद कराने के अलावा कुछ नहीं किया। नफरत का आंधी चल रही है। तो बांग्लादेश ने इससे सबक सीखा, क्योंकि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो शेख हसीना को कंट्रोल कर रही थी। इनडायरेक्ट मैनर में इंडियन गवर्नमेंट जो थी बांग्लादेश की सरकार चला रही थी। उसके अलावा 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, एक नया मुल्क बना, उसके बाद से कई दफ़े वहाँ आर्मी ने बगावत की और जो थी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली। तो आर्मी का तो कोई लेना देना नहीं है सरकार चलाने, मगर उन्होंने चलाई सरकार, और जैसी चलाई वो सबको उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो एक किस्म की डिक्टेटरशिप होती है। वहाँ इलेक्शंस में बहुत से रिफॉर्म करने की कोशिश की कि इलेक्शन से पहले एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बने। शेख हसीना ने उसको ख़त्म कर दिया, कानून बदल दिया और एक किस्म की डिक्टेटरशिप कायम कर ली। सारी सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सब अपने अंडर कर लिए, जैसा कि इंडिया में भी है आज। ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ना एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, ना आर्मी इंडिपेंडेंट है, ना जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। सबको गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। किसको जेल में पकड़े बंद करना, अपोजिशन का लीडर वो कर दो और उनको जमानत मत दो। कोर्ट ये देखती है, सुप्रीम कोर्ट तक, कि सरकार क्या चाहती है, उसके मुताबिक फैसले देते हैं। तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं बची इंडिया में। वही हाल जो है बांग्लादेश का हो गया था पिछले 14-15 साल में। 16 साल तक शेख हसीना का राज था वहाँ। खैर, आदमी जो है गलतियाँ करता है, कोई भी कंट्री उसके नेशंस, उसके लीडर्स है गलतियाँ करते हैं, और पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है उसमें रिवॉर्ड भी होते हैं। कोई गलतियाँ होती तो उसको ठीक भी किया जाता है। अब ये 5 अगस्त 2024 को वहाँ तख्ता पलट हुआ था। जनता त्राही त्राही कर रही थी, दुखी हो गई थी। अपोजिशन के सब लीडरों को जेल में डाल दिया था शेख हसीना ने।
झूठे मुकदमे बना के। अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जब आज़ाद हुई है तो सबको बरी कर रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो उनको सज़ा सुनाई थी वो गलत थी। चलिए, कभी अकल आई, जब भी आई तो अच्छी बात है, वेलकम। तो अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है, इसने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं। एक तो ये उसने कहा है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म से ज़्यादा इलेक्शन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। हसीना तो 5 दफ़े 6 दफ़े बनी थी, 2 दफ़े से ज़्यादा नहीं बन सकता। और एक प्राइम मिनिस्टर की, जैसे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि कोई भी वहाँ का प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है, 2 दफ़े से ज़्यादा नहीं बन सकता। दूसरा उसने कहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है वो 5 साल से घटाकर 4 साल कर दी जाए। वो भी यूएस के पैटर्न पे हुआ। यूएस में भी जो प्रेसिडेंट की है, यूनाइटेड स्टेट की है, उसकी टर्म 4 साल ही होती है, 5 साल नहीं होती है। अब जब आपने उसकी लिमिट कर दी, यानी कि कोई भी आदमी मैक्सिमम 8 साल प्राइम मिनिस्टर रह सकता है और वो इलेक्शन जीतता है बीच में, तो नहीं तो 4 साल के बाद खत्म हो, उसकी दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो उससे जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, वो भी कुछ आज़ादी महसूस करेंगे। भाई कभी तो इससे भला छूटेगी डिक्टेटर से। तो सच्ची अच्छी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लाने के लिए ये 2 रिफॉर्म बहुत ज़रूरत है, होने चाहिए। और जो है वो एक टर्म जो है मैक्सिमम 4 साल की होगी, और कोई पार्टी मेजोरिटी खो देती है तो उससे पहले भी हो सकती है। वहाँ पे 2 हाउसेस होंगे, एक लोअर हाउस जैसे इंडिया में लोकसभा है, एक यहाँ राज्यसभा, एक वहाँ पे सीनेट होगी, वो उनकी भी 4 साल की होगी। इंडिया में पार्लियामेंट के 5 साल है और राज्यसभा की 6 साल है। 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी बहुत जल्दी चेंज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी चेंज। तो 4 years इज गुड एनफ। काम करने के लिए तो 2 ही साल बहुत होते हैं, ना करने के लिए 16 साल मत रहो। जैसे मोदी ने 10.5 साल नहीं किया, सिर्फ फीते काटता रहा, कहीं भी रेल को झंडी दिखाता रहा। रेलवे मिनिस्टर तो गधे की तरह खड़ा हुआ है, जो रेलवे मिनिस्ट्री चला रहा है, जो सड़कें बना रहा है, हाईवे बना रहा है, गडकरी, वो खड़ा हुआ है। फीता जो है, बस मोदी का काम तो फीता काटना रह गया, और कुछ काम नहीं किया उसने। यह हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद कराने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और दूसरी चीज़ उसने कहा है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनेगी एक, यानी कि वो जो है एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी। और होना बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, डिक्टेटरी कर रहा है, या जुडिशरी कर रही है। तो चेक एंड बैलेंस, हमारी नौकरी का भाई कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस है। मैं नरेंद्र मोदी ने पिछले 10.5 साल में सब खत्म कर दिए, कुछ नहीं बचा। शैम्बल मलबे में बदल गया सब चेक एंड बैलेंस है। ना सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट कर रहा है। जो पहले जो था 50-60 ऑडिट किया करता था, आज वो 12-14 ऑडिट कर रहा है। और उसमें भी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ऑडिट नहीं करता। अपोजिशन वाले की जो गवर्नमेंट, उन्हीं का ऑडिट करता है और लीक करता है, क्योंकि पार्लियामेंट में पेश करनी होती है रिपोर्ट, स्टेट असेंबली में करनी होती है, तो वह उससे पहले लीक कर देता है उसको, मोदी के दोस्तों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को, आरएसएस को। क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो खत्म हो गया, जो इंस्टीट्यूशन होता है वो खत्म हो गया, उसकी तो हत्या हो गई। और इसमें जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनेगी चेक एंड बैलेंसेस में के लिए, उसमें
जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट होगा, चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और बाकी भी दूसरी जो मेजर पार्टी है अपोजिशन की, वो सब उसकी मेंबर होगी। वो सब सलाह मशवरा करके वो जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। और एक और बात कही है उन्होंने कि ये पार्लियामेंट में बैठ के किसी की मेजोरिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, जैसा आम होता रहा है पिछले 10 साल में। दिल्ली सरकार की सारी पावर खत्म कर, डेमोक्रेसी खत्म हो गई दिल्ली से। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो है यूएस के प्रेसिडेंट से ज़्यादा है दिल्ली के। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उससे ज़्यादा पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाई दी एड एंड एडवाइस ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिल्ली के लेफ्टिनेंट हो किसी की, वो इज नॉट बाउंड बाई दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट के जो गवर्नर है वो भी मनमानी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट के नहीं कर रहे हैं। असेंबली बिल पास किया, लेके बैठ गया, नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में जा रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो चेक एंड बैलेंसेस है सब इंडिया में, वो खत्म हो गए पिछले 10.5 साल में। हत्या हो गई, मर्डर हो गया। तो इसलिए पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसकी पावर जो है पार्लियामेंट और सीनेट में नहीं होगी। उसकी वो रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए। अगर जो आपने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सरकार ने, ठीक है, जनमत संग्रह करा लो, रेफरेंडम करा लो, और जनता उसको अप्रूव करती है तो लागू कर दो। ये डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। रेफरेंडम, जनमत, जनता का मत होना। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जनता की सुपरमेसी, ना कि किसी पार्टी की। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अच्छा ये रिकमेंडेशन दी है बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन ने, क्योंकि वहाँ जो है आजकल जो ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो नोबेल प्राइज विनर है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तक। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या है? जूते चमकाने वाला, यूएस के प्रेसिडेंट के जूते चमकाने वाला। तो कोई भी चीज़ अच्छी हो, कहीं भी हो, हमें उसको वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि एक जो ये बांग्लादेश जिसको आज़ाद हुए अभी 53-54 साल हुए हैं, वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो इंडियन को, गवर्नमेंट को और नेशन को और सब पॉलिटिकल पार्टी को उसको फॉलो करने में कोई बेइज्जती नहीं महसूस करनी चाहिए। करना चाहिए, अच्छी बात है। कोई भी अच्छा आइडिया हमें मिले, कहीं से भी मिले, तो उसको अपनाना चाहिए। उसको मुश्किल नहीं है। तो फिर टू ब्रिंग बैक द डेमोक्रेसी इन इंडिया, फ्री जुडिशरी, independent judiciary, independent executive headed by the President of India, Article 60 of the Constitution, और पार्लियामेंट की जो ये तानाशाही चल रही कि मेजोरिटी आ गई, उसने जो चाहा वो कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। सबकी सलाह मशवरा से देश चलना चाहिए। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छी है बिगनिंग हुई है एशिया में। मेरे ख्याल में तो एक ऐसी कोई अच्छी बिगनिंग किसी एशिया में किसी भी कंट्री में नहीं हुई है जो बांग्लादेश के ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंडेशन दी हैं। इसको वहाँ की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रेफरेंडम था तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है उस पर भी रेफरेंडम होना चाहिए और जनता उसको पसंद करती है तो बनाए। ये पॉलिटिकल पार्टियां तो सारी चोरों की जमात होती है, गैंगस्टर्स होते हैं। मगर जनता को तो एक अच्छी सरकार चाहिए ना, एक देश को अच्छी सरकार चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो
कमेटी थी हेडेड बाई डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो भी बहुत अच्छी थी, बड़े विद्वान आदमी थे। मैं ये जो है बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है, उसने उससे 2 कदम आगे बढ़ के, चलिए 2 नहीं 1 कदम आगे बढ़ के जो सजेशंस दिए हैं, मार्वलस है। एशिया में कहीं ऐसे नहीं है। अमेरिका में तो बहुत चेक बैलेंस है प्रेसिडेंट इंडिया के बाद, उसके प्रेसिडेंट जो यूएस के। इंडिया में कुछ भी नहीं है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट तो चपरासी के बराबर प्राइम मिनिस्टर के सामने है। प्रेसिडेंट खड़ी है मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बैठा है। उसको हल्के अडवाणी को वो भारत रत्न देने गए थे, तो प्रेसिडेंट उसको गले में डाल रही है और प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे प्रेसिडेंट के सामने। उसको खड़ा रहना चाहिए भाई। प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट के पास बर्खास्त कर दे प्राइम मिनिस्टर को, और किसी को दिला दे, आपको दिला दे, मुझे दिला दे। बहुत पावर है प्रेसिडेंट इंडिया की, अगर इस्तेमाल करने पे आ जाए। ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने 2 बिल लौटा दिए थे राजीव गांधी के, जबकि 403 MP थे उनके। राजीव गांधी ने सारे MP को दिल्ली में रखा। उनको डर लग गया कि ज्ञानी जेल सिंह मुझे बर्खास्त कर देगा। प्राइम मिनिस्टर को डर के 3 दिन सारे MP दिल्ली में रहे। फिर कोई बीच बचाव हुआ प्राइम मिनिस्टर में, प्रेसिडेंट में, तो प्रेसिडेंट ने बर्खास्त नहीं किया, नहीं तो डिसमिस कर देते प्राइम मिनिस्टर को। तो जिसको मैंने अपॉइंट किया उसको डिसमिस भी तो कर सकता हूँ ना मैं। तो है, हमें अच्छी चीज़ें एशिया में ये, और दूसरे से एशिया की सारे वर्ल्ड की कंट्रीज को दें। ये एक सबक होना चाहिए, क्योंकि नोबेल प्राइज विनर, उसने जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन में जो मेंबर उसके बनाए, वो काबिल, जैसे खुद काबिल आदमी ऐसे काबिल आदमी बनाए। बहुत बढ़िया काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट दे दी है। कल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन ने बांग्लादेश के गवर्नमेंट को जल्दी विचार करके और उसको अमली जामा पहनाएगी, और एक ड्राफ्ट बना के नया कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा, जनता मंजूर करती है और ठीक है। तो एक तो जब फौज जो है जब चाहे तब बगावत कर देती है, सरकार को डिसमिस कर देती है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहता है। मैं कहा 4 दफ़े वहाँ तख्ता बदल हो चुका, और जो आता पहले अयूब खान आया, फिर याया खां आया, फिर कौन आया, जियाउल हक आया, फिर उसके बाद चौथा मुर्शिद। 4 दफ़े फौज के जनरलों ने तख्ता पलट कर दिया वहाँ की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार का। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये फौजी अपॉइंट करते हैं, जिसको चाहे इलेक्शन जितवा दे, जिसको चाहे हरवा दे। अब तो वो इंडिया में भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है सब बेईमानी कर रहा है, कोई फ्री इलेक्शंस नहीं हो रहे, बोगस वोटर लिस्ट बनी हुई है। असली वोटर ने वोट ही डाल, उनका नाम ही काट दिया, मेरा नाम काट दिया वोटर लिस्ट से। मैं 82 से यमुना विहार में बसा हुआ हूँ, मकान बनाया, और मेरा डिस्कार्ड लिस्ट से नाम काट दिया। अब खैर मैं गया, उन्होंने आपने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाला था। मैं कहा भैया मैं कहाँ से डालता, मैं तो बंगलौर था, कोरोना लगा हुआ था, 2.5 साल यहाँ आ ही नहीं पाया, फ्लाइट ही नहीं चल रही थी, तो वोट कहाँ से डालता हूँ। कहते फिर तो आपको नया ना मैटर में अच्छा भैया कर दो। तो फॉर्म भर के ऑनलाइन हो जाता, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ। ये क्या डेमोक्रेसी? इंडिया की डेमोक्रेसी जो है, और जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मौत हो चुकी है पिछले 10.5 साल में। जो मिली जुली सरकारें होती हैं वो सरकारें अच्छी होती है, काम भी करती हैं। मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ 10.5 साल में, सिवाय दंगे फसाद, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, शमशान कब्रिस्तान, चर्च को तोड़ और मस्जिद को तोड़ रहा है, सबके नीचे शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं। अब मोहन भागवत में जो था, अब इंदौर में कह दिया 2-3 दिन पहले कि हिंदुस्तान की तो 1947 में आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी अब मिली है जब मोदी ने उसके पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है। पता नहीं उसके प्राण, रोटी खानी शुरू की नहीं उसने, पानी पीना शुरू किया नहीं, सांस लेनी शुरू की, पता नहीं वो डालेगा नहीं डालेगा।
दिल्ली के इलेक्शन में। और क्या दिल्ली के इलेक्शन में तो राम का नहीं होगा वोट, लोकसभा के इलेक्शन में डाला हुआ है अयोध्या में, पर वहाँ तो हार गई बीजेपी अयोध्या में, राम ने वोट नहीं डाला हुआ क्योंकि झूठी प्राण प्रतिष्ठा की और धुर्रा मंदिर था, राम नाराज हो गया, ठुटा मार दिया बीजेपी को, मोदी को। 303 से 240 सीटें आ गई लोकसभा में। क्या ये तो डेमोक्रेसी में होता रहता है, तख्ते बदलते हैं इलेक्शन से, मगर फौज तख्ता बदले वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में भी कई दफ़ा हुआ है। पहले तो खालिदा जिया के हस्बैंड होते थे जियल रहमान, उन्होंने तख्ता पलटा था। फिर मुजीब जो तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो डिक्टेटर बन गए थे। वो उन्होंने वन पार्टी रूल बनाने की कोशिश की तो फौजियों ने उनके सारे परिवार का, बेटों का, पोतों का, सबका मर्डर कर दिया। ये शेख हसीना बाहर थी इसलिए बच गई है, नहीं तो इसका भी काम तमाम हो जाता। उसके बाद भी वह एक इरशाद था वहाँ, इरशाद, जनरल इरशाद, वो भी प्रेसिडेंट बन गया था बांग्लादेश का। देखो बात ठीक नहीं है, फौज को अपना काम करना चाहिए, वहीं तक अपने आप को लिमिट रखना चाहिए। तो जिया, वो क्या नाम है, वो जिया और ये इरशाद, दो जनरल साहब प्रेसिडेंट बन गए एक के बाद एक बांग्लादेश में। ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके अलावा और भी कई वो तख्ता पलट की कोशिश नाकामयाब हो गई, उनको अफसरों को आर्मी के गिरफ्तार कर लिया गया, सजा वजा हुई वो तो होनी चाहिए। वैसे दो ही कामयाब हुए थे, जिया और ये इरशाद, और दोनों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी। क्या जिया तो मर गए, इरशाद का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे फौज के मामलों को, इनको इलेक्शन के मामले में दखलंदाजी और तख्ता पलट करके खुद तख्ता सत्ता हथियाने में, ये किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। उससे नुकसान होता है देश का, समाज का। पाकिस्तान आज जो खुटे लगा हुआ, क्या हालत पाकिस्तान की, क्योंकि 4 जनरलों ने 40 साल तो उन्होंने राज किया, 75 साल में फौजियों ने। इस सिविलियन को कौन पूछता है? इलेक्शन करा लो, कुछ ही करा लो। क्या हिंदुस्तान में कम से कम ये तो नहीं हुआ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए, मगर आज फौज भी है लुजबुज हो गई है, वो भी रामायण का पाठ पढ़ रही है। क्या उन्होंने सत्ता तो नहीं, तख्ता नहीं पलटा किसी का, ये तो अच्छी बात है। अपनी बैरक्स में रहो, तुम वहीं तक लिमिट रखो अपने आप को। हाँ, मोदी की सल्फाई जो है खिंचवाने के लिए उन्होंने ज़रूर मदद की है इलेक्शन में, मोदी का नाम बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी में। वो तो सारे डिपार्टमेंट किया, रेल में नहीं किया, सरकारी खर्चे में जहाँ जाएगा मोदी फीता काटेगा, काम कुछ करेगा नहीं, इसके अलावा आता ही नहीं था कुछ। तो खैर मैं समझता हूँ अगर जो बांग्लादेश में कामयाब हो जाता है तो हिंदुस्तान की भी पार्टियाँ तो बदलती बदलती रहती हैं, ये भी सबक सीखेंगे। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रेफरेंडम से बदलने की कोशिश करेंगे, ना कि ये अब 1/3 जो है, 1/3 तो है एमपी जो लोकसभा में मेंबर हो, एमएलए हैं, ये तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बदमाश है। अब ये क्रिमिनल जो हमारे लॉ मेकर बन गए, जो इन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ इलेक्शन नॉमिनेशन के टाइम में, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के बाद, तो खुद कह रहे हैं हमारे खिलाफ इतने ये FIR रजिस्टर्ड है, बहुत रेप के केस रजिस्टर्ड है, मर्डर के केस रजिस्टर्ड है, किडनैपिंग के केस रजिस्टर्ड है। वो पार्लियामेंट में असेंबली में बैठ के कानून बना रहे हैं, क्या हो रहा है? तो इस सब के लिए सुधार की ज़रूरत है। कुछ हुए भी, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में नहीं हुए सुधार। मुझे एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है तो वो गड़बड़ हो जाता है मामला, तो वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करती, अपनी डिक्टेटरी करती है। मिली जुली सरकार होनी चाहिए। 30 साल चली है तो ठीक ठाक चला, उसमें डेवलपमेंट हुआ है, अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इकोनॉमी डाउन डाउन एंड डाउन आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर जो कहते भाई गरीबी कम हो गई, अगर जो गरीबी कम हो गई तो 80 करोड़ आदमी कौन है जिनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है सरकार को? 130-135 करोड़ की आबादी में आप 80 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे रहे हो, इसका तो गरीबी है तभी तो दे रहे हो ना, कि वो भूखे ना मर जाए। तो गरीबी कहाँ कम हो गई? सब डेटा की फजिंग झूठ है, झूठ कर रहे हैं। सबूत इस बात का 80 करोड़ आदमी को रेशन दिया है कि यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है, कम नहीं हुई।
इकोनॉमी डाउन हो गई है। भाई मुफ्त दोगे तो इकोनॉमी डाउन ही होनी है, और क्या होना है? किसी को मुफ्त राशन दोगे तो इनकम क्या हुई? तो है, चलिए अच्छी बात है, एक एशिया के अंदर पहला कंट्री बना बांग्लादेश, जिसमें कुछ अच्छा काम और रिकमेंडेशन दी है। अच्छे आदमी थे, समझदार आदमी थे वो, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन में वहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ने अपॉइंट किया। उनको धन्यवाद देना चाहिए। एक नई रोशनी दिखाई है, एक नया दिया जलाया है कि भाई एशिया में, कम से कम साउथ एशिया में तो ये हो जाए। तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो इंडिया को भी वहाँ कामयाब होता तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए इस चीज़ को। मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से विनती करूँगा, कोई अच्छी चीज़ है उसको मान लेना चाहिए, अपनी जिद नहीं अड़ानी चाहिए। तो खैर देखते हैं। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।